Hello everyone, welcome back to Zoom Shiksha. I am Davya Sharma. I hope you all are good. जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने मॉडर्न हिस्ट्री की एक न्यू सीरीज स्टार्ट की है जिसकी मैं ऑलरेडी 14 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। आज ये हमारा पार्ट 15 होगा। पिछली क्लासेस में हमने चैप्टर 5 जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं, यानी कि आज जो क्लास होगी वो चैप्टर 6 से रिलेटेड होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पहले की क्लासेस को नहीं देखा है तो मैंने चैनल पे ऑलरेडी मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से एक अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं और जो पहले की पार्ट 14 हैं आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए आज पार्ट 15 को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम चैप्टर 6 पढ़ेंगे जिसका नेम है द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि आज हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ द रिवोल्ट एंड द सेकेंड टॉपिक इज़ कॉजेज़ ऑफ द रिवोल्ट, यानी कि रिवोल्ट के कारण क्या थे प्लस में उनका इंट्रोडक्शन क्या था, वो हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडे क्लास। तो पिछली क्लासेस में हमने जाना कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, किस तरीके से उन्होंने यहाँ पे रूल करना स्टार्ट कर दिया था, किन किन तरह की उन्होंने पॉलिसीज़ को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, साथ ही में उन पॉलिसीज़ का क्या इम्पैक्ट यहाँ के लोगों पर पड़ा। तो ये सब हम बेसिकली पिछले चैप्टर्स में जान चुके हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि किस तरीके से यहाँ के लोगों ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आवाज़ उठानी जो है वो स्टार्ट कर दी थी। तो पहले मैं आपको म्यूटिनी एंड रिवोल्ट के बारे में एक डिफरेंस बता देती हूँ। बेसिकली म्यूटिनी इज़ एन ओपन रिबेलियन अगेंस्ट द प्रॉपर अथॉरिटीज़ स्पेशली बाय सोल्जर्स, वेयर एज रिवोल्ट इज़ अ रिबेलियन ऑफ अ पीपल अगेंस्ट द इस्टेब्लिश्ड अथॉरिटी एंड पावर। बेसिकली जो म्यूटिनिटी होता है वो क्या होता है, एक ओपन रिबेलियन होता है जो कि किसी अथॉरिटी के अगेंस्ट किया जाता है। वेयर एज जो रिवोल्ट होता है वो अगेंस्ट में होता है कि जो उन्होंने पावर्स इस्टेब्लिश करी हैं उन पावर्स के जो अगेंस्ट में रिबेलियन होगा उसको हम रिवोल्ट बोलेंगे। और जैसे कि हम मानते हैं कि जो ब्रिटिशर्स ने पॉलिसीज़ को इंट्रोड्यूस किया, तो अगर हम उन पॉलिसीज़ के विरोध में जाते हैं तो वो रिवोल्ट कहलाएगा, और अगर हम ब्रिटिशर्स का खिलाफ करते हैं तो वो म्यूटिनी होता है। तो द रिवोल्ट ऑफ 1857 began as a spy mutiny but gradually took all sections of people in its fold, यानी कि इसमें सारे के सारे जो है सेक्शंस इंक्लूड हो गए थे इस रिवोल्ट में। इट assumed that the character of a rebellion एंड शोक द वेरी फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, यानी कि ब्रिटिशर्स को शौक लगा था कि किस तरीके से ये हमारा विरोध करना इन्होंने स्टार्ट किया है। तो इसी तरीके से वी.डी. सावरकर का कहना था कि जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है वो है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। तो ये बात किसने कही थी कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, ये बात वी.डी. सावरकर ने कही थी किसको लेके, रिवोल्ट ऑफ 1857 को लेके। तो ये हमारा बेसिकली एक इंट्रोडक्शन था। तो चलिए अब हम जानते हैं कि इस रिवोल्ट के कारण क्या क्या थे। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ causes of the revolt, यानी कि कारण क्या थे। A number of causes lead to the popular revolt of 1857. Basically there are many reasons, or we can say many causes to lead to the popular revolt of 1857. So first cause is political causes. तो आइए इसके अंदर हम जानते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स इंक्लूड होंगे। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि सब्सिडरी अलायंस सिस्टम पढ़ा था हमने, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स से हमने ये सिस्टम पढ़ा था। तो हमने जाना कि इन सिस्टम्स के थ्रू ब्रिटिशर्स ने अपने अंडर बहुत से स्टेट्स को ले लिया था, यानी कि उन्होंने बहुत सारे स्टेट्स को इन तरीक़ों से, इन सिस्टम्स के थ्रू उन्होंने बहुत सारे स्टेट्स को अपने अंडर ले लिया था। जैसे कि द रूलर्स ऑफ हैदराबाद, मैसूर, तंजावुर, जोधपुर, जयपुर, बूंदी, भरतपुर, ये जो थे, जो स्टेट थे, वो बेसिकली सब्सिडरी अलायंस सिस्टम के अंडर ब्रिटिशर्स के अंदर आ गए थे। वेयर एज संभलपुर, सतारा, जयपुर,
भगत, उदयपुर, झांसी एंड नागपुर, ये जो स्टेट्स थे वो डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्से के अंडर, यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्से सिस्टम के थ्रू ब्रिटिशर्स ने अपने अंडर इन स्टेट्स को ले लिया था। तो इन तरीक़ों से जो ये इन स्टेट्स के जो रूलर्स थे उनके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ कि उनसे उनके स्टेट छीन लिए गए, उनसे उनकी पावर्स छीन ली गई। तो उन्होंने इसका विरोध करना स्टार्ट कर दिया, बेसिकली ब्रिटिशर्स का विरोध करना स्टार्ट कर दिया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ द प्रिंसेस ऑफ द स्टेट्स वर डिनाइड देयर राइट्स ऑफ सक्सेशन, यानी कि मैंने जैसे कि बताया कि डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्से के अंदर क्या होता है कि अगर कोई भी स्टेट का राजा जो है उसकी अगर राजा की मृत्यु हो जाती है और उनका अगर बच्चा नहीं है कोई भी, तो वो स्टेट ऑटोमेटिकली ब्रिटिशर्स के अंडर आ जाती है, यानी कि ऑटोमेटिकली वहाँ पे ब्रिटिशर्स का रूल इस्टेब्लिश हो जाता है। और अगर उन्होंने कोई सन को अडोप्ट किया है तो वो भी रूल एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि अडोप्टेड सन को वो एज ए किंग नहीं मानते थे। तो इस तरीके से जो स्टेट के प्रिंसेस हैं उनके राइट्स जो है छिन रहे थे। तो जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी, उन्होंने भी जैसे कि अडोप्ट किया था सन को, लेकिन उनके हस्बैंड की मृत्यु के बाद उस सन को ब्रिटिशर्स ने एज ए किंग एक्सेप्ट नहीं किया। तो इस तरीके से कई स्टेट थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स का विरोध करना स्टार्ट कर दिया था। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ नवाब ऑफ कर्नाटक एंड तंजावुर लॉस्ट देयर रॉयल टाइटल्स, यानी कि जो नवाब थे इनके जो रॉयल टाइटल्स थे वो भी ब्रिटिशर्स ने अपनी तरफ ले लिए थे, मतलब उनके टाइटल्स को अबॉलिश कर दिया था। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ the pension to Nana Sahib was denied and he was forced to live in Kanpur far away from his ancestral place in Pune, यानी कि जो नाना साहिब थे उनकी पेंशन को इन्होंने मना कर दिया था और साथ ही साथ उनको फोर्स किया कि वो कानपुर में जाके रहने लग जाए इंस्टेड ऑफ पूना, जो कि उनका स्थान था रहने वाला। तो इसी के साथ ये बहुत सारे रीजंस होते हैं कि जिनके कारण यहाँ के स्टेट्स के जो रूलर्स हैं उनमें गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उनसे उनकी पावर्स को जो है छीन लिया जाता है और वो रूल करने लायक अब नहीं रहते हैं। उनके ऊपर ब्रिटिशर्स का रूल जो है, वो ब्रिटिशर्स की पावर जो है वो इस्टेब्लिश हो चुकी थी। तो यही रीजंस थे, यही पॉलिटिकल रीजंस थे जिनके कारण जो है यहाँ के लोग जो है ब्रिटिशर्स का विरोध करना स्टार्ट कर दिया था। एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ पॉलिटिकल कॉज इज द नेम्स ऑफ मुगल किंग्स वर रिमूव्ड फ्रॉम द कॉइन्स मिंटेड बाय द कंपनी, यानी कि कंपनी जो कॉइन्स बना रही थी अब, तो उनमें से उन्होंने मुगल किंग्स के जो नेम है उनको रिमूव कर दिया था, यानी कि अब कॉइन्स पे किसी भी मुगल किंग का नेम जो है नहीं होगा। तो ये सब हमने पॉइंट्स पढ़े, यानी कि पॉलिटिकल कॉजेज़ पढ़े जो रीज़न थे किसके, द रिवोल्ट ऑफ 1857 के। नाउ द नेक्स्ट कॉजेज़ इज एडमिनिस्ट्रेशन कॉजेज़। तो आइए इसके अंदर देखते हैं हम कि कौन कौन से पॉइंट्स इंक्लूडेड हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज all the higher post अंडर सिविल एंड मिलिट्री सर्विसेज वर रिजर्व्ड फॉर द ब्रिटिश, यानी कि जो भी हायर पोस्ट होती थी वो सारी ब्रिटिशर्स के लिए रिजर्व हो जाती हैं। तो इससे इंडियंस में एक गुस्सा आता है कि उनके लिए कोई भी हायर पोस्ट जो है वो अब नहीं बची है, उन्हीं के देश में वो अब बेगाने हो चुके हैं। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज द चांसेस ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडियंस इन बोथ सिविल एंड मिलिट्री सर्विसेज वर वेरी फ्यू एंड नेग्लिजिबल, यानी कि उनके जो चांसेस हैं हायर पोस्ट पे पहुंचने के वो भी बहुत ही कम रह चुके हैं, यानी कि गिने चुने, और हम कह सकते हैं कि वो चांसेस भी बिल्कुल न के बराबर थे, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन में भी उन्हें कोई पोजीशन नहीं मिल रही थी। तो ये भी एक रीज़न था जो कि रिवोल्ट ऑफ 1857 का कारण बना। सो नाउ नेक्स्ट कॉजेज, मिलिट्री कॉजेज। The first point under the military cause is new rules like crossing of the sea introduced by the British which hurt the religious sentiments of the spoils, यानी कि ऐसा माना जाता है, पहले ऐसा माना जाता था कि अगर तुम सी रूट से होके कहीं चले जाते हो, अगर तुम सी को क्रॉस कर लेते हो तो इसका मतलब है कि तुम अपना धर्म को परिवर्तन कर रहे हो। तो ब्रिटिशर्स ने ये रूल जो है लागू कर दिया था कि तुम जो है मतलब क्रॉसिंग ऑफ द सी, ये रूल लागू कर दिया था जिससे जो है रिलीजियस सेंटिमेंट्स जो है वो हर्ट होते हैं किसके, स्पॉइस के। इन दोज डेज क्रॉसिंग द सी मीन्स लॉसिंग वन religion and caste. When the spoils were asked to fight for the company in Burma,
in 1824 दे रिफ्यूज़ टू गो बाय द सी, यानी कि उन्हें भेजा गया था बर्मा में क्योंकि वहाँ पे एक फ़ाइट थी 1824 में, और उन्होंने मना कर दिया था कि वो सी रूट से नहीं जाएंगे। बट वो कहाँ से जाएंगे, मतलब वो लैंड रूट का सहारा लेके जाएंगे। बट इन 1856 द कंपनी हैड टू पास a new law making it compulsory for the army persons to go overseas whenever required, यानी कि उन्होंने ये कंपलसरी कर दिया 1856 में कि ये तुम्हारे लिए कंपलसरी है कि तुम्हें सी रूट से ही होके गुजरना पड़ेगा, जिससे उनके सेंटिमेंट्स को और ज़्यादा हर्ट होती है, वो अपनी मनमानी नहीं कर पाते हैं, तो उनमें गुस्सा आ जाता है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज एज द इंडियन boys मोस्टली बिलोंग टू द विलेजेस विद एग्रीकल्चर बैकग्राउंड, दे फुली सपोर्टेड द पीजेंट्स इन द रिवोल्ट। एंड द नेक्स्ट कॉजेज इकोनॉमिक कॉजेज। अब हम इनके अंडर पढ़ते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स इंक्लूडेड हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ब्रिटिशर्स ने कुछ रेवेन्यू पॉलिसीज़ को इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में, जिससे जो है इंडियंस जो पीजेंट्स थे वो अनेबल थे, वो रेवेन्यू को पे करने में वो बिल्कुल अनेबल थे, क्योंकि उनके जो टैक्सेस थे वो हाई रेट्स थे। बोथ द पीजेंट्स एंड द जमींदार्स वर डिससेटिस्फाइड विद द रेवेन्यू पॉलिसीज़ ऑफ द ब्रिटिश, क्योंकि वो उनकी जो रेवेन्यू पॉलिसीज़ थी उनसे वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ द ब्रिटिशर्स हैड टोटली इग्नोर्ड द लैंडलॉर्ड्स, यानी कि ब्रिटिशर्स ने लैंडलॉर्ड को बिल्कुल इग्नोर कर दिया था। एंड हैड एस्टेब्लिश डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द पीजेंट्स, उन्होंने मतलब किसानों से डायरेक्ट कांटेक्ट करना स्टार्ट कर दिया था। द डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट, हमने जाना पिछली क्लासेस में कि किस तरीके से इंडियन हैंडीक्राफ्ट का जो है इंडिया में डिक्लाइन हुआ था। एंड इंडस्ट्रीज एंड द रिजल्टिंग अनएम्प्लॉयमेंट कोज डिसकंटेंट अमंग पीपल, यानी कि किस तरीके से इंडियन हैंडीक्राफ्ट का जो है डिक्लाइन हुआ, इंडस्ट्रीज़ का डिक्लाइन हुआ इंडिया में। तो ये रीजंस भी थे जिन्होंने रिवोल्ट ऑफ 1857 को जन्म देने का कारण बने जो। नाउ द नेक्स्ट कॉजेज सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज। द ब्रिटिशर्स कंसिडर्ड दमसेल्फ एज अ सुपीरियर टू द इंडियंस, यानी कि ब्रिटिशर्स जो है अपने आप को सुपीरियर मानते थे, यानी कि सब इंडियंस से वो सुपीरियर हैं। वो हिंदूज़ को एज अ बारबेरियन देखते थे और मुस्लिम्स को देखते थे एज अ क्रूल, की ये तो बहुत ही खड़ूस टाइप हैं। द क्रिश्चियन मिशनरीज ट्राई टू कन्वर्ट द इंडियंस टू क्रिश्चियनिटी, यानी कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे वो इंडियंस को ट्राई कर रहे थे कि वो अपने धर्म को परिवर्तन कर दे, जो कि इंडियंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। The Britishers were against ideal worship and condemned Hindu gods and goddesses, यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे वो मूर्ति पूजा के भी विरोध में थे। The Britishers made efforts toward the spread of English education, widow remarriage and legislation against the practice of sati, यानी कि ब्रिटिशर्स ने कुछ एफर्ट्स भी डाले यहाँ पे, जैसे कि उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन को स्प्रेड करना चाहा, विडो रिमैरिज को चाहा, और उन्होंने प्रैक्टिस ऑफ सती को भी बैन करना चाहा, क्योंकि उनका मानना था जो वो काम कर रहे थे बेसिकली वो उनके खुद के बेनिफिट्स के लिए कर रहे थे, हिंदूज़ के लिए वो कुछ नहीं कर रहे थे, और वी कैन से कि वो इंडियंस के लिए कुछ भी सुधार लाना नहीं चाहते थे, वो सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए ये सब काम कर रहे थे, जो कि इंडियंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और ये भी एक कारण बना रिवोल्ट ऑफ 1857 का। एंड द लास्ट कॉजेज इमीडिएट कॉजेज, ऐसा माना जाता है कि 1857 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक न्यू राइफल को इंट्रोड्यूस किया जिसको किस नाम से जाना जाता है, एनफील्ड राइफल। एंड द राइफल हैड अ ग्रीस्ड पेपर अटैच्ड राउंड द कार्टेज। In order to load the rifle, a boy had to bit off the paper with his mouth, कि यानी कि एक पेपर लगा हुआ होता था और जैसे ही वो शूट करना चाहते थे, शूट करने से पहले उनको वो पेपर मुंह से फाड़ना होता था। एंड इन 1857 ऐसा रूमर एक फैला, उनसे पता चला कि जो वो पेपर है वो गाय के और सूअर के मांस से बना हुआ है, जो कि इंडियंस को बहुत ज़्यादा, इससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ा इंडियंस पे, और वो क्योंकि अपनी गऊ माता के साथ ऐसा नहीं करना चाहते थे, जिससे उनके सेंटिमेंट्स जो हैं वो डीपली हर्ट होते हैं, हिंदूज़ के भी और मुस्लिम्स के भी। एंड द बॉयज़ रिफ्यूज़ टू यूज़ द न्यू राइफल्स एंड डिसाइडेड टू रिवोल्ट, यानी कि उन्होंने उसका यूज़ करने से मना कर दिया और साथ ही साथ उन्होंने डिसाइड किया कि वो इनका विरोध करेंगे। This incident gave the necessary spark to the fire of anger and discontent burning
इन द हार्ट्स ऑफ इंडियंस, यानी कि इसी के साथ हमने कारणस जाने कि क्या क्या रीजंस थे कि जिससे रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है स्टार्ट होता है। और इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। बाकी के बचे हुए टॉपिक्स को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको ये टॉपिक्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। जो रिवोल्ट है 1857 का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये आगे की क्लासेस में भी बहुत ज़्यादा काम आता है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो आई होप कि आपको ये बहुत पसंद आया होगा। अगर आपने पहले की वीडियोज़ को नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल पे जाके मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट बना रखी है, प्लेलिस्ट में जाके पहले की वीडियोस को आप चेक कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड लक।